हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ लोग को इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से या फिर इस जो पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पूरा जो पार्ट आता है, इससे लोगों को सोचते हैं कि लोग सोचते हैं इसको रट लेंगे, इसको पढ़ना नहीं, इसको रट्टा मार के हम लोग फटाफट एग्जाम में दे देंगे, उसका तो काम में आने वाला नहीं है। देखो, काम में आने वाली बात अलग चीज़ है, काम में आएगा तब वो देखा जाएगा, बट उसके पहले हमें क्या करना है, तो हमें इसको पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको समझना है कि ये आखिरकार ये है क्यों। अगर ये नहीं होता ना तो देश को चलाना बहुत मुश्किल होता, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको इस चीज़ को किससे पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लक्ष्मीकांत से। ठीक है, मेरे पास लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन पढ़ा हुआ है, मैं इससे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी मार्केट के अंदर 6th एडिशन आ चुका है। अगर किसी की कैपेसिटी है तो 6th एडिशन ले लो, और जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ आप उससे रेट कर पाओगे। वर्ड टू वर्ड जाऊँगा और वर्ड टू वर्ड मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर। जो मैं नहीं जो इसके बाहर से होगा, जो लक्ष्मीकांत में नहीं दिया होगा, मैं आपको बता दूंगा कि लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड के अंदर, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको राउंड सब कुछ दिख रहा होगा अभी। ठीक है, बट ये हर वो चीज़ वो लक्ष्मीकांत के अंदर दी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इतिहास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 16th सेंचुरीज के अंदर। ठीक है, और किस रूप में आए थे? तो ट्रेडर और बिजनेसमैन के रूप में इंडिया के अंदर घुसे थे। अब उनको जो परमिशन दी थी, जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया था, वो किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। क्या दिया था? तो एक चार्टर दिया था। वो चार्टर किस चीज़ का था? तो राइट टू ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे जाएंगे वो उनको ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। ये था उनकी पहली एंट्री 1600 के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर। उसके बाद आता है कि 1765 के अंदर एक दीवानी एक्ट लागू करा गया। ये पहली वो चीज़ थी जिसके अंदर उनको इंडिया के अंदर वो पावर्स मिली जो लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे थे, जो उनको इस टाइम से पावर चाहिए थी, वो पावर उनको मिली यहाँ पे आके। इतने सालों के बाद उनको वो पावर मिली, 1765 में उनको वो पावर मिली। बट इस पावर को मिलने के पहले 1 साल पहले ऐसा कुछ क्या हुआ कि उनको ये पावर अब जाके मिली। तो 1764 के अंदर, मैं फिर से कहता हूँ, 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम इसके अंदर हार जाता है, और मीर कासिम की गादी होती है, जो गद्दी होती है बंगाल की गादी होती है, और बंगाल के अंदर उस टाइम पे कोई नहीं होता। तो वो लोग ब्रिटिश इसने क्या करती है, वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो उनके लिए काम करेगा, था तो मुगल का, बट वो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करेगा। वो कौन था? तो शाह आलम के आते ही तुरंत उन्होंने दीवानी एक्ट को लागू करवाया। अब मैं ये बताता हूँ कि दीवानी एक्ट में था क्या। तो दीवानी एक्ट के अंदर 2 चीज़ें दी गई थी। दूसरी कौन सी दी गई थी कि राइट टू रेवेन्यू, राइट टू सिविल जस्टिस। अब दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल बता देता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कि आपको जो मन करे, आपको जितना टैक्स लेना आप टैक्स ले सकते हो। अगर आपका टैक्स देने का मन करे तो आप दो, जो कि हम जानते हैं कि कभी भी इन लोगों ने टैक्स तो कभी दिया ही नहीं है इंडिया को। ठीक है, सिर्फ निकाला ही है अपने यहाँ से। दूसरी चीज़ कि सिविल जस्टिस, अब इनको और एक पॉइंट दे दी गया, एक और पावर दे दी गई कि आपको जो मन करे, आपको जैसा रूल बनाना है आप रूल बनाओ, हमारी पूरी परमिशन है आपके साथ। तो यहीं से शुरू हुआ था कि उनके पुराने कोड्स, पुराने जो उनके नियम से, पुराने जो लॉ थे, वो लॉ जो ब्रिटिश के अंदर से, जो लंदन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर रूल्स थे, वो लॉ को वो लोग यहाँ लेके आ गए इंडिया के अंदर कि भाई नहीं, जो वहाँ चल रहे हैं वही लॉ यहाँ लगाओ। बट उसके अंदर उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं कि वो लोग उनके प्रॉफिट में रहे हमेशा। ठीक है, तो दीवानी एक्ट ये चीज़ थी। दीवानी एक्ट 3 स्टेट के अंदर जो मोस्ट ऑफ लगाई गई थी, और उस टाइम पे 3 कह सकते हैं मेजर सिटीज़ थे या मेजर स्टेट थे। वो कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। ये 3 वो देश थे, 3 वो कंट्रीज थे, कंट्री कह रहा हूँ, 3 वो स्टेट थे, मेन स्टेट थे जो लाइमलाइट में थे और जिन्हीं के ऊपर दीवानी लगाया गया था। बॉम्बे मतलब ये कोना, उड़ीसा मतलब ये कोना, और बांग्लादेश मतलब बंगाल मतलब ये वाला कोना। पूरा इंडिया इसमें कवर हो रहा था ऐसे। यहाँ से जो ट्रेड होगा वहाँ प्रॉफिट, यहाँ से कोई ट्रेडर हो वो प्रॉफिट, और यहाँ भी जो ट्रेडर हो वो प्रॉफिट। तो पूरा इंडिया इन लोगों ने इस तरीके से कवर कर लिया था। ये चीज़ होगी। बाकी जो ऊपर का ये रूट था, जम्मू कश्मीर वाला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रूट था, वहाँ तो ऑलरेडी वो टैक्स उगरा ही रहे थे, क्योंकि वहाँ तक का वो सोच भी नहीं रहे थे उस टाइम पे।
वहाँ तक वो सोच रहे कि इट्स ओके, वो हो जाएगा, पहले पानी पे कब्जा कर लो एक बार, वही चीज़ हुई इसमें। ठीक है, ये सब होने के बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम एक चीज़ कहेंगे, उसे हम कहेंगे द कंपनी रूल्स। याद रखना वो चीज़ कि जो हमने इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ईस्ट इंडिया के घुसने के बाद, बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद, दीवानी एक्ट को लगाने के बाद जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ को हम कहते हैं द कंपनी रूल, मतलब कंपनी का शासन। इसके अंदर 3 मेजर चीज़ आती हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। कौन सी? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर है चार्टर एक्ट। ये तीनों के अंदर एक जगह पर सुधारे भी आए हैं, अमेंडमेंट भी आया है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, डिटेल में सब कुछ समझेंगे। समझते हैं अब नेक्स्ट में कि कंपनी रूल्स के अंदर 1773 से 1858 में के बीच में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, हम अब उसको समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कंपनी रूल 1773 1858 के बाद जो पहला नियम था, जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसको हमने नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, और उसके अंदर जो सबसे पहला चेंज उन लोगों ने किया, तो पहला चेंज उन्होंने ये किया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, बंगाल का जो नाम था उसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब मोस्ट ऑफ एग्जाम से पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो कौन था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, दूसरी चीज़, जब ये नया नया होता होगा, जो नया नया पावर आएगी, उसको फुल पावर मिल चुकी थी इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जो मेन जो दो स्टेट और थे, कौन से, बॉम्बे और उड़ीसा, जो हमने पहले बात की अभी, इन दो के पास जो पावर थी वो भी धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू हुई, और वो पावर डायरेक्टली कहाँ गई, बंगाल के अंदर वो डायरेक्ट पावर पहुँच रही थी। किसके पास? वॉरेन हेस्टिंग के पास पहुँच रही थी पावर। अब उस जो इतनी सारी पावर्स को इकट्ठा वो अकेला रूल नहीं कर सकता था, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग 4 लोग बिठाएंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग गिनाएगी, और ये लोग जो डिसीजन लेंगे वही लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का डिसीजन गिनाया जाएगा। इनडायरेक्टली ये था हाथ की कठपुतली इन लोगों के लिए। इन लोगों ने कह दिया कि भाई तू ये कर, मतलब इसको करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये वो 4 लोग थे, और ये लोग 4 लोग कहाँ से आएंगे, तो ये लोग 4 आएंगे लंदन से। ये यहाँ के लोकल बॉडीज नहीं होंगे, ये लोग वहाँ के लोग होंगे जो इसके लिए काम कर रहे होंगे, बट इनडायरेक्टली ये लोग भी लंदन से काम कर रहे होंगे। लंदन ने कह दिया कि ये करो, मतलब इसको ये करना पड़ेगा, कंपलसरी है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ जो उन लोगों ने इस एक्ट के अंदर लेके आए, वो लोग क्या लेके आए, सबसे पहले लेके आए वो सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट आई, और वो कहाँ आई, कोलकाता के अंदर आई। 1774 के अंदर सबसे पहले कोलकाता के अंदर आई। उसके अंदर भी उन लोगों ने 2-3 चीज़ें ऐड की। क्या चीज़ क्या उन लोगों ने कि एक पहला जो होगा, फर्स्ट होगा, वो चीफ जस्टिस होगा। उसके लिए और उसकी हेल्प के लिए हम लोग 3 अलग जज बिठाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट बना कोलकाता के अंदर 1774 में, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 उसकी हेल्प करेंगे। मतलब किसी केस के अंदर कोई उलझ जाता, कुछ हो जाता है, तो फिर ये लोग 3 उसकी हेल्प करेंगे इनडायरेक्टली वो। अब मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये हो चुका है कंफर्म, सबको पता चल चुका है कि कोलकाता में बना था 1774 के अंदर, बहुत लोगों ने रट्टा मार लिया है। पूछते हैं कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, तो इल्जे इम्पाय जो पहले चीफ जस्टिस थे, इल्जे इम्पाय वो पहले चीफ जस्टिस थे। फिर उन्होंने थर्ड चीज़ उन लोगों ने ये करवाई कि प्रोहिबिशन ऑन द कंपनी सर्वेंट। मतलब कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी है कि तुम इंडिया के अंदर जाके ट्रेड करो, उन लोगों को कहा गया कि तुम्हें सिर्फ परमिशन है कि तुम वहाँ जाके हमारे लिए काम करोगे, तुम अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू नहीं करोगे, ना तुम किसी भी इंडियन के साथ अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करोगे, ना तुम वहाँ से किसी के पास से लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि ऐसा कोई टैक्स लोगे जिसका नियम तुम्हारे बुकलेट में ना लिखा हो। मतलब कि ये लोग यहाँ फंस चुके थे, क्योंकि ये लोग भी काम कर रहे थे किसके अंडर, ये लोग भी काम कर रहे थे क्वीन एलिजाबेथ के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, वो आगे आएगा कि धीरे धीरे उस पूरी इस कंपनी को, जो कंपनी रूल है, इसको हटा के वो लोग पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम लोग ही क्राउन रूल्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वो आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि हम लोग वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ क्रिएट करते कि हम लोगों का नज़र उस जगह बनी रहे, हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर नज़र रख सके।
क्योंकि देखो वो लोग लंदन बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ इंडिया में थे, तो वो नज़र रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि वो लोगों ने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनाया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था? वो एक गवर्नमेंट बॉडी थी जो कंपनी की थी। गवर्नमेंट बॉडी कंपनी की मतलब कि जो कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं वही इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर मेंबर्स बनेंगे। बट ये लोग क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट को सेंड करेंगे लंदन में। लंदन पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंग्लैंड के अंदर थी, जो कुछ भी था उस टाइम पे था, वहाँ पे वो लोग सेंड करेंगे ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट 3 चीज़ों की सेंड करनी, किस चीज़ की? पहली रेवेन्यू की, दूसरी सिविल की और तीसरी मिलिट्री की। देखो ये बताया मैंने, देखो कंपनी थी वो लंदन की थी, ठीक है। तो 3 चीज़ों का लेखा जोखा आपको वहाँ सेंड करना है लंदन के अंदर इनडायरेक्टली। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपने कहीं से टैक्स लिया है, चाहे आपने किसी मिलिट्री में किसी सर्वेंट को पैसे दिए, कुछ लिया, ऐड किए, नए ऐड किए, कुछ भी किया, आपने कहीं पे कोई टैक्स इसमें कहीं बढ़ाया, कहीं पे कम किया, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ से लंदन रिपोर्ट सेंड करनी है। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर बाकी रह गई थी, वो इन लोगों ने दूसरा भेजा, हाँ, अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अमेंडमेंट एक्ट मतलब कुछ ना कुछ सुधारे, कुछ और रीजंस कि जिसके कारण वो लोग इसके ऊपर और विचारणा करके उन लोगों ने 1781 के अंदर फिर से भेज दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा? तो जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास था ना, वो डबल पावर दे देगी। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के अंदर एक था, तो इसके पास पावर कुछ ज़्यादा ही बनती जा रही थी, ठीक है। तो इन लोगों को कहा गया कि आप लोग अब गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर कोई भी कहीं भी अपना हाथ नहीं डालेंगे। कुछ भी करना हो गवर्नमेंट करेगी, बट आप अपना हाथ नहीं डालेंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई थी कि जो प्रिविजन कोर्ट होते हैं, प्रिविजन कोर्ट मतलब जो इंडिया के राइट नाउ हम आज की सिचुएशन चेक करें तो हम इनको इनडायरेक्टली कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम इन्हें कह सकते हैं राइट नाउ सिचुएशन में हम कह सकते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, अगर तुम्हें लगता है कि वो सही नहीं है तो अब तुम लोग कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे। तुम्हें लगता है कि हाई कोर्ट ने भी गलत किया तो तुम कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल गिना जाता है। बट यहाँ पे था ही एक सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा कि भाई ये डिसीजन कंफर्म है, तो क्या करोगे आप लोग? तो यहाँ पे भी ये पावर सेम है, ये पावर और ये पावर आज की दोनों सेम है, ठीक है। बट जो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई थी कि जो प्रिविजन कोर्ट थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको कह सकते हैं हम आज में, वो लोग के पास ये पावर थी कि वो लोग ऊपर नहीं जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाने वाले। वो किसके पास जाएंगे? वो लोग जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के पास जाएंगे, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर कोई मना नहीं कर सकता। बट अगर प्रोविजन कोर्ट का कोई इंसान है जिसके ऊपर कोई केसेस चल रहा है और उसको लगता है कि ये केस मेरे ऊपर ब्लैंक है, मतलब मैं इसमें क्लीन चिट मिल सकती है, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कि सर ये चीज़ें हैं और इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। एक और चीज़ थी जो मैं बताना भूल चुका हूँ, मुझे याद आया, यस, कि जुडिशरी के अंदर एक और ये पॉइंट लिखा था कि हिंदू के केसेस आएंगे तो हिंदू मान्यता के रूप में आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर मुसलमान के केस आएंगे तो आप मुसलमान की जो ऑथेंटिक बुक्स होंगी आप उनको जज करके उसमें सॉल्व करेंगे। इसमें ये नहीं, इसमें इनडायरेक्टली जो धर्म था उसको इंक्लूड किया गया, इंग्लैंड जो रिलीजन्स था उनको इंक्लूड किया गया था, राइट। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा।